हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जो है ये वैसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और उसके अलावा जो है उसका मैकेनिज्म, उसके बारे में अगर हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको, उसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो किस रेट से हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, मॉडरेटली हो रहा है, किस रेट से वो रिएक्शन हो रहा है, और उसके अलावा वो रिएक्शन कौन कौन से पाथ को से गुजरते हुए हो रहा है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से स्टेप से गुजरते हुए हो रहा है, उसको बोला जाता है। वैसे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें इसका वही है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। वैसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है और रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बताता है, उसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड कर रहा है उसके बेसिस पे थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है। एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक है वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन जो होगा वैसा रिएक्शन है जो कि बहुत फास्ट होता है। ठीक है, बहुत फास्ट होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हो जाता है, उसको हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, ये सब को अगर बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये सब बहुत तेजी से ये सब रिएक्शन होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये रिएक्शन हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन दोनों को जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ये भी रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन का हम लोग रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब किस रेट से ये रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग वो कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि वैसे केस में हम लोग इस किस तरह से कंसंट्रेशन में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो सब हम ठीक से उसको जान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उसको कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वही चीज है, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस तरह के रिएक्शन के रेट को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है इसकी वजह से। उसी तरह से वेरी स्लो रिएक्शन है। वेरी स्लो रिएक्शन वैसा रिएक्शन होगा जो कि बहुत स्लोली होगा। ठीक है, कुछ डेज में हो सकता है, कुछ ईयर्स में भी कभी कभी होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये ईयर्स में होता है। ठीक है, मंथ्स में हो सकता है। तो ऐसा रिएक्शन जो भी है बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो इस तरह का भी जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, जिसमें आयरन और ऑक्सीजन मॉइस्चर के प्रेजेंस में आपस में रिएक्शन करता है तो रस्ट का फॉर्मेशन करता है ब्राउन कलर का, तो ये कुछ दिन में भी नहीं होता है, कुछ ईयर्स में होता है। ठीक है, कुछ मंथ्स में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो इस तरह के भी रिएक्शन के रेट को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिएक्शन इतना स्लो होगा कि उतने टाइम तक कोई इसके कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए कोई मतलब बैठा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, इस तरह का भी जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसके रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है। ठीक है, फिर आता है मॉडरेट रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जो ना बहुत फास्ट होता है ना बहुत स्लो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जैसे इसमें मान लो जैसे कि सोडियम नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करता है तो अमोनिया बनता है। ठीक है, इसमें आयरन कैटलिस्ट का हम लोग यूज भी करते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो ये सब कुछ ऐसा रिएक्शन है जो ना बहुत फास्ट होता है ना बहुत स्लो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसी तरह के रिएक्शन का हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये ना बहुत फास्ट होता है और ना बहुत स्लो होता है। तो ये है रेट ऑफ दिस रिएक्शन, दिस कैन बी डिटरमाइन इजिली। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन के रेट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, उसके अलावा जो है वो किस तरह से रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है। ठीक है, उसके रेट के बेसिस पे जो है वो तीन तरह का रिएक्शन है ये इसका। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे इसका ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन किस तरह से चेंज हो रहा है, मतलब जो चेंज होता है, या फिर प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन जो चेंज होता है। ठीक है, पर यूनिट टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जो चेंज होता है या किसी टाइम इंटरवल में जो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन में जो चेंज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ
रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वही इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल। किसी भी टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट का जो रेट, जो कंसेंट्रेशन में जो चेंज आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी रिएक्शन जब होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता जाएगा और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंज इन कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन में चेंज आ रहा है जो कि वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो वैसे केस में ये जो इसको जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसी टाइम इंटरवल में, उसको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब किस रेट से रिएक्शन हो रहा है। जहां पे भी रेट की बात आती है वहां पे टाइम से डिवाइड तो जरूर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो वहां पे भी टाइम से डिवाइड होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, कंसेंट्रेशन में, रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, टाइम इंटरवल से, या फिर प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन में जो चेंज आता है उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह का इसको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। मतलब किस रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है। क्योंकि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर जैसे कि 50 ग्राम अगर हम रिएक्टेंट का लिए हैं, तो अगर उसका 2 ग्राम अगर कंज्यूम हुआ तो 2 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। उसका अगर 10 ग्राम अगर कंज्यूम अगर हुआ तो 10 ग्राम प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो जितना रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा उतना प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो यानी रिएक्टेंट डिसअपियर कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और प्रोडक्ट जो है वो अपीयर हो रहा है या उसको कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको वही है, रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जो डिक्रीज हो रहा है, उसमें जो डिक्रीज हो रहा है उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें, या प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन जो इंक्रीज हो रहा है उसको टाइम इंटरवल से हम डिवाइड कर दें, तो ये हमको देगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वही है। तो इस तरह से आर, यहाँ भी ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस डेल्टा सी आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा हम जानते हैं चेंज को रिप्रेजेंट करता है ऐसे ऐसे जगह पे, तो डेल्टा यानी डेल्टा सी आर मतलब चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई डेल्टा टी, मतलब ये टाइम इंटरवल है, ठीक है। या फिर डेल्टा सीपी बाई डेल्टा टी मतलब चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, दोनों में से हम किसी भी टर्म में हम लोग इसको अरेंज मतलब इसको बता सकते हैं। यहाँ पे माइनस क्यों लगा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन में, इसमें माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन जब ऐसा होता है, जब वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हम यहाँ पे माइनस लिखे हुए हैं। माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस में इसको रखा गया है, ठीक है। तो वही चीज होता है। तो इस तरह से ये हो गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होगा, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसी टाइम इंटरवल में, ठीक है। वो टाइम इंटरवल 10 मिनट का हो सकता है, आधे घंटे का हो सकता है, मतलब कुछ होगा इसमें टाइम इंटरवल हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, एक टाइम इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वैसा रेट ऑफ रिएक्शन जो कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि अगर हम कैलकुलेट करें 10:20, ठीक है, सपोज करते हैं कि किसी की रिएक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करें, कोई रिएक्शन 10 बजे से लेकर 10:05 तक मान लो हो रहा है, ठीक है, 5 मिनट तक वो रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो 5 मिनट के दौरान जो ओवरऑल जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो देगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
और 10:02 पे ही क्या रेट ऑफ रिएक्शन था, ये बताएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो होता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल। किसी टाइम इंटरवल में जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आता है या कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में चेंज आता है, वो कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो ऊपर में जो लिखा हुआ है, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ही रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, डेल्टा जो होता है वो एक ओवरऑल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो वेरी स्मॉल चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, जैसे हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन जो बनाया जाता है तो उसमें डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है, मतलब टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट, जो टाइम का जो चेंज जो है वो ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग बोले 10:02 पे ही क्या होगा, तो वहां पे बिल्कुल हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां पे टाइम में जो चेंज जो हुआ वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो वही चीज इसका हो जाएगा। तो इट इज डिफाइंड एज वेरी स्मॉल चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ वेरी स्मॉल, यही है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो ओवरऑल टाइम इंटरवल में कैलकुलेट किया जाता है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जहाँ पे टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी सी आर बाई डी टी या फिर डी सी पी बाई डी टी। डी हम जानते हैं डेल्टा रिप्रेजेंट करता है एक ओवरऑल चेंज को, और डी जब आ जाता है, डी लगने का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बताएगा, वेरी स्मॉल चेंज इन रिएक्टेंट, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पे वेरी स्मॉल चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाता है तब ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस तरह से यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इसका हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 3 तरीके से हम लोग डिफाइन किए। उसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, इसके बाद देखना है लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो देखना है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। ये लॉ ऑफ मास एक्शन, ये है ग्राफ है, किस चीज को दिखा रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये टाइम। तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है। ठीक है, तो टाइम देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन यहाँ पर मैक्सिमम था और धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज करता है, तो जब भी, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और जब भी किसी 2 क्वांटिटी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो उसका ग्राफ हाइपरबोला टाइप का आता है, इसको हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, तो वही है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इसीलिए इसका ग्राफ जो है इस तरह का है। ठीक है, हाइपरबोला ये होता है। तो उसी तरह से, और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करता है। तो देखो स्टार्टिंग में जो होगा, जब टाइम जब 0 है तब प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उस टाइम में 0 रहेगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ने का है, ये वाला हो गया। तो इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा। तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जो है और टाइम के बीच में जो ग्राफ ऐसा होगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ इस तरह का होगा। और किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमको निकालना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो जिस इंस्टेंट पे निकालना है, जिस जगह पे भी निकालना है, वहां पे हम क्या कर देते हैं, टेंजेंट इस तरह का ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमको क्या बताएगा, ये चीज, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया, तो ये हमको देगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देगा। ठीक है, तो वही है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस तरह का जो भी ग्राफ होगा वो क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा। ठीक है, ये आ जाता है इसका
ग्राफ से रिलेटेड बात जो है ये। अब फिर इसके बाद है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, सो देखते हैं। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है वो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। जिस नंबर से वो बैलेंस्ड रहता है वही है उसमें आ जाता है उसका। तो जैसे कि कोई ये रिएक्शन है, ठीक है, जहाँ पे ए रिएक्टेंट है, कैपिटल ए रिएक्टेंट है, कैपिटल बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी प्रोडक्ट है, कैपिटल डी प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये क्या होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ये, ठीक है। तो स्मॉल ए स्मॉल बी रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट का, ठीक है। और उसका पावर जो होता है वो क्या होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये आर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है और ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और उसका पावर क्या होगा, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए था तो इसका पावर यही है। कैपिटल बी का कंसंट्रेशन जो है वो ये है, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी था, उसका पावर यहाँ पे ये आ गया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसका पावर जो होता है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। अब ये जब साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाएंगे, इक्वल टू में जब ये चेंज होगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये के क्या है, रेट कांस्टेंट है, और ये क्या है, रेट लॉ, ठीक है, इसको रेट लॉ बोलते हैं। तो ये होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसलिए केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड होना ही चाहिए, ठीक है, तब हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन प्रॉपर्ली बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका, इसके हिसाब से लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से ये आएगा जिसको हम लोग फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये रेट लॉ हो जाएगा और यहाँ पे के क्या है, तो रेट कांस्टेंट है, ठीक है। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो मोल का पावर 1 माइनस एन, लीटर का पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। जहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड बात हो गई। फिर अब उसके बाद होता है किसी जनरल रिएक्शन के लिए, ये कोई रिएक्शन है, इसके लिए अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमको लिखना है, ठीक है, तो वो कैसे लिखा जाता है, तो सो देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, तो ये -1/a जो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो यहाँ पे a यहाँ पे वही है, तो -1/a चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, तो टाइम इंटरवल है। या फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, -1/b स्मॉल b और इनटू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट b बाई डेल्टा टी। यहाँ पे दोनों में माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद या फिर रेट ऑफ रिएक्शन ये भी हो सकता है 1/c, ये स्मॉल c क्या है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, 1/c इंटू डेल्टा, ये जो है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट c बाई डेल्टा t है, ठीक है। या फिर 1/d चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट d बाई डेल्टा t। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस तरह से ऐसे लिखा जा सकता है, न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे बनता भी है, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा रहेगा तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के टर्म में जब लिखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन तो वो माइनस में होगा, और प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन के टर्म में जब लिखा रहेगा तो वो प्लस में होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है। अब इसको एक एग्जांपल से जो है उसको देखते हैं। एग्जांपल जो इसका देखना है इसमें, जैसे कि ये एक रिएक्शन दिया हुआ है N2 + 3H2 gives 2NH3, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन जब हमको लिखना है तो N2 के साथ तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है।
तो 1/1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाई डेल्टा टी, या फिर ये किसके बराबर हो सकता है, -1/3। 3 क्या है, तो H2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो -1/3 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ H2 बाई डेल्टा टी, या फिर ये बराबर हो सकता है 1/2 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में है क्योंकि ये प्रोडक्ट का है। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन जब अगर हमको लिखना है तो इस तरह से, ये तीनों तरह से हम लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी वही वैल्यू देगा, ये भी वही वैल्यू देगा, और ये भी वही वैल्यू देगा। ठीक है, तो तीनों में से किसी के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो वही चीज है, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब जैसे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के क्या है, रेट कांस्टेंट, ये रिएक्टेंट हुआ ए, उसका पावर स्मॉल ए, और इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी और उसका पावर स्मॉल बी। ठीक है, तो देखो जब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए जो है, ये जो कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट ए का, अगर वो 1 के बराबर हो, और जब बी का भी कंसेंट्रेशन 1 के बराबर, ठीक है, तो ये भी 1, ये भी 1, तो 1 का पावर तो कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, तो ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो आर किसके बराबर आ जाएगा, के के बराबर। ठीक है, तो यानी हम रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे डाले हैं कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी दोनों का कंसेंट्रेशन जब हम 1 के बराबर लिए हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो के बराबर आ गया, यानी रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। तो रेट कांस्टेंट को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का तो हम लोग डेफिनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो कि तब होगा जब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जो है वो हम लोग 1 के बराबर लें, यूनिटी के बराबर लें। ठीक है, तो वही चीज है, तो रेट कांस्टेंट को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वही चीज है रेट लॉ। रेट लॉ जो हम लोग देखे थे, रेट लॉ यही है। ठीक है, ये है रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे रेट लॉ जो होता है वो ये लाया जाता है। ठीक है, तो ये रेट लॉ है, तो वही बोल रहा है कि रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय merely looking at the balanced chemical equation, that is theoretically, but must be determined experimentally। मतलब सिंपली केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करके थ्योरेटिकली देखकर हम उसके रेट लॉ को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये रेट लॉ जो डिटरमाइन होता है वो एक्सपेरिमेंटली होता है। एक्सपेरिमेंट प्रॉपर करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए तब जाके किसी भी रेट लॉ को ऑब्जर्व किया जाता है। ये चीज आगे चल के क्लियर होगा जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये सब चीज हम लोग जब देखेंगे तब ये पता चलेगा कि रेट लॉ, ये बात हम क्यों बोले, रेट लॉ को थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ही क्यों करते हैं, क्योंकि अगर थ्योरेटिकली अगर देखा जाएगा उसके हिसाब से जो हम लोग रेट लॉ लाएंगे, और उसी रेट लॉ को उसी केमिकल रिएक्शन के लिए जब हम एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ जब देखेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। बहुत ऐसा ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो बहुत ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें कि थ्योरेटिकली कुछ अलग आएगा, एक्सपेरिमेंटली कुछ अलग आएगा। इसीलिए रेट लॉ को जब भी देखा जाता है तो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, थ्योरेटिकली नहीं देखा जाता है। थ्योरेटिकली कभी कभी गलत भी आ सकता है। ठीक है, तो वही चीज है इसका, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल भी उसी चीज के लिए दे रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है वो आगे चल के क्लियर होगा जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जब देखेंगे, तो उसमें जाकर जो है ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो वही चीज है, तो इस तरह से जो है इसका, तो इसमें हम लोग इसका देख लिए